Hi, good morning everyone. My name is Punay Gutata Jain, and in this lecture, we are going to briefly understand the concept of टाइम डिक्लेरेशन. टाइम डिक्लेरेशन को समझने के लिए बेसिकली तीन बातों को समझना बहुत ज़रूरी है. फर्स्ट, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टाइम डिक्लेरेशन. टाइम डिक्लेरेशन का मतलब क्या होता है. सेकेंड, रैशनल बिहाइंड टाइम डिक्लेरेशन. रैशनल का मतलब है कि टाइम डिक्लेरेशन को हमने एक रेलिवेंट फैक्ट क्यों डिक्लेयर किया है, उसके पीछे लीगल रीजन क्या है. थर्ड, सेक्शन 32 सब क्लॉज 1 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट वेयर इन टाइम डिक्लेरेशन इज डिक्लेयर्ड एज अ रेलिवेंट फैक्ट. अब सेक्शन 32 पे हम डायरेक्टली जंप नहीं करेंगे. फर्स्ट वील अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ टाइम डिक्लेरेशन एंड द रैशनल बिहाइंड टाइम डिक्लेरेशन एंड देन वील रीड सेक्शन 32. What is टाइम डिक्लेरेशन. टाइम डिक्लेरेशन एक स्टेटमेंट है. नाउ द स्टेटमेंट कैन आइदर बी वर्बल और इट कैन बी रिटन. अब ये स्टेटमेंट किसने दिया है. ये स्टेटमेंट एक ऐसे व्यक्ति ने दिया है जिसकी मृत्यु हो चुकी है. द स्टेटमेंट इज गिवन बाय अ पर्सन हु इज डेड. अब ये स्टेटमेंट किसके बारे में, ये स्टेटमेंट क्या बताता है. अब ये स्टेटमेंट दो चीज़ें बता सकता है. फर्स्ट इज पोस्ट इंजरी स्टेटमेंट, यानी कि एक व्यक्ति को इंजरी हुई और अपनी इंजरी के बाद उसने अपना कॉज ऑफ इंजरी बताया और उस इंजरी से ही उस पर्सन की डेथ होती है. तो अल्टीमेटली वाया दैट स्टेटमेंट ही टेल्स कॉज ऑफ हिज डेथ. This is a post-injury statement, post-injury dying declaration. Second is pre-injury dying declaration, कि अभी आपको कोई इंजरी भी नहीं हुई, जिस इंजरी से आपकी डेथ हुई है अभी आपको वो इंजरी नहीं हुई, उससे पहले ही आपने कोई स्टेटमेंट दिया है एंड दैट स्टेटमेंट इज ऑल्सो अ डाइंग डिक्लेरेशन. कौन सा होता है वो स्टेटमेंट. It is a statement of any of the circumstances of the transaction which resulted into the death of that person. जब भी किसी की डेथ होती है या कोई भी ऑफेंस होता है तो एक ट्रांजैक्शन होती है, पूरी ट्रांजैक्शन जहाँ से वो स्टार्ट हुआ एंड जहाँ पे वो एंड हुआ, उसके बीच में छोटे छोटे सर्कमस्टांसेस होते रहते हैं. तो उस ट्रांजैक्शन के एक सर्कमस्टांस के बारे में आपने बताया और उस सर्कमस्टांस को भी हम टाइम डिक्लेरेशन मानते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ए एंड बी आर कलीग्स, उनके बीच में प्रोफेशनल एनिमोसिटी है. तो ए ने बी को अपने घर लंच पे इनवाइट करा कि तुम मेरे साथ लंच पे चलो, जो भी प्रॉब्लम है वो लंच पे जाके डिस्कस करते हैं. बी ने बोला ठीक है, अच्छी बात है. तो बी ने अपनी वाइफ को कॉल किया कि मुझे ए अपने घर लंच पे बुला रहा है, तो मैं ऐसे ऐसे उसके घर जा रहा हूँ, हम डिस्कस करेंगे, जो भी प्रॉब्लम्स है हम वो सॉर्ट आउट करेंगे. उसकी वाइफ ने बोला वेरी गुड, जाओ. वो चला गया उसके घर पे. लंच करने के बाद बी की डेड बॉडी ए के घर से मिलती है. अब कॉज ऑफ डेथ पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग, कि जो उसने फूड खाया उसमें पॉइजन था. अब इसमें बहुत सारे रेलिवेंट फैक्ट हैं, बहुत सारे. ब्लास्टिंग थ्योरी भी अप्लाई होता है कि वो एक के साथ दिखा, बहुत सारे रेलिवेंट फैक्ट हैं. टाइम डिक्लेरेशन कहाँ है इस फैक्ट में. ट्रांजैक्शन ऑफ मर्डर कब स्टार्ट हुआ. ट्रांजैक्शन ऑफ मर्डर स्टार्ट हुआ जब ए ने बी को अपने घर लंच पे इन्वाइट किया. ट्रांजैक्शन ऑफ मर्डर कब खत्म हुआ, जब बी की डेथ हो गई. उसके बीच में एक सर्कमस्टांस था जब बी ने अपनी वाइफ को कॉल करके इन्फॉर्म किया दैट ए हैज़ इन्वाइटेड मी ओवर फॉर लंच एंड आई एम गोइंग टू हिज हाउस फॉर लंच. दिस is a circumstance of the transaction which resulted into B's death, and hence it becomes a pre-injury time declaration. However, there is a difference between evidentiary value of pre-injury and post-injury time declaration. The evidentiary value of post-injury time declaration is higher. Why?
because in that case the victim is directly telling the cause of his death. Hence, its evidentiary value is higher. Evidentiary value प्री-इंजरी डाइंग डिक्लेरेशन की भी है, बट इट इज़ कंपैरेटिवली लेस. इस पे एक लीडिंग केस लॉ भी है, आई होप आप सबने सुना हो, पकला नारायण स्वामी वर्सेस किंग एम्परर 1939 प्रिवी काउंसिल. अब इस केस में क्या हुआ था? इस केस में जो विक्टिम था, लेट्स नेम हिम के, उसने लोन दिया था एक वुमेन को, लेट्स नेम हर डब्लू. आफ्टर सम टाइम डब्लू की शादी हो गई, डब्लू उस शहर को छोड़ के चली गई एंड शी स्टार्टेड लिविंग with her husband P in some other city. But she hadn't returned that loan amount to K. K was worried, where is my money? So K kept writing to W, please return my money. One day W wrote back और उसने K को कहा कि तुम्हारे पैसे रेडी है, तुम घर आ जाओ, यहाँ के रुको और अपने पैसे ले जाओ. K was very happy. K informed his wife that ऐसे ऐसे डब्लू ने मुझे इनवाइट किया है और मैं पैसे लेने उसके घर जा रहा हूँ. K ने ट्रेन की टिकट बुक करी और वो ट्रेन से डब्लू के घर चला गया. कुछ टाइम के बाद K की डेड बॉडी एक ट्रंक में मिलती है रेलवे स्टेशन पे. किस सिटी के रेलवे स्टेशन पे? जहाँ पे P एंड W रह रहे थे. अब this transaction of murder started when P and W invited K to their house, and it ended with the death of K. अब इस केस में और भी relevant facts थे, जैसे कि last scene theory. K was last seen with P and W. Second, motive. P and W को क्या लोन अमाउंट रिटर्न नहीं करना था. उसके बाद P एंड W के घर से कुछ ब्लड स्टेन ट्रंक्स भी मिले. जिस ट्रंक में K की डेड बॉडी मिली, इट वॉज आइडेंटिफाइड टू बी ब्रॉट बाय P एंड W. तो ऐसे बहुत सारे रिलेवेंट फैक्ट्स हैं जिनसे ये प्रूव हो गया कि P एंड W हैड किल्ड K. एक रिलेवेंट फैक्ट इसमें था डाइंग डिक्लेरेशन. जब ट्रांजैक्शन ऑफ मर्डर स्टार्ट हुआ तो उसके बाद के ने अपनी वाइफ को इन्फॉर्म किया दैट आई एम गोइंग ओवर टू द हाउस ऑफ P एंड W. दिस इज अ स्टेटमेंट which describes one of the circumstances of the transaction which resulted into K's death. Hence, it is a pre-injury dying declaration. आई होप आपको प्री इंजरी और पोस्ट इंजरी डाइंग डिक्लेरेशन के बीच का डिफरेंस और दोनों का मतलब समझ में आ गया होगा. अब डाइंग डिक्लेरेशन ज़रूरी नहीं है कि एक क्रिमिनल केस में ही रेलेवेंट फैक्ट हो. इट डज नॉट मैटर कि नेचर ऑफ प्रोसीडिंग क्या है. इट कैन बी अ रेलेवेंट फैक्ट इन एनी ऑफ द प्रोसीडिंग्स, बी इट सिविल, क्रिमिनल, क्वासाई क्रिमिनल. बट जो मेन रिक्वायरमेंट है वो ये है कि उस पर्सन की कॉज ऑफ डेथ क्वेश्चन में होनी चाहिए. इट शुड बी अ फैक्ट इन इशू. अगर वो फैक्ट इन इशू नहीं है तो डाइंग डिक्लेरेशन विल नॉट बी अ रेलेवेंट फैक्ट. नाउ वी नो द मीनिंग ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन. हमें डाइंग डिक्लेरेशन का मतलब समझ में आ गया है. अब समझते हैं रैशनल बिहाइंड डाइंग डिक्लेरेशन, कि डाइंग डिक्लेरेशन को रेलेवेंट फैक्ट डिक्लेयर क्यों किया गया है, इसके पीछे का लॉजिकल और लीगल रीजन क्या है. फर्स्ट, अ पर्सन विल नॉट डाई विद लाई ऑन हिज लिप्स. दिस डॉक्ट्रिन इज ऑफ थियोलॉजिकल ओरिजिन. इसका क्या मतलब है कि ऐसा माना जाता है कि जब एक व्यक्ति की मृत्यु होती है तो मरते समय वो झूठ नहीं बोलेगा. क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति को मरने के बाद परमात्मा से या अपने मेकर से मिलना है, ऐसा माना जाता है. बट इसके लिए ज़रूरी है कि वो पर्सन एप्रीहेंड कर रहा था डेथ. बट इंडिया में डाइंग डिक्लेरेशन इज अ रेलेवेंट फैक्ट even when the person was not apprehending his death.
For example, in case of pre-injury dying declarations, there the person is not apprehending death. Still, it is a dying declaration. Hence, this doctrine does not fully applies in India. It applies where the person is apprehending death. कि अच्छा मुझे गोली लग गई, मैं तो मरने वाला हूँ, मेरे दिल पे गोली लगी है, मैं तो मरने वाला हूँ, मुझे पता है और मैं पहले ही बता दूँ कि मेरी cause of death ये है. Then this doctrine applies. Otherwise, it does not. However, it applies fully in England because there a statement will become dying declaration only if the person was apprehending death, his death. Second rationale क्या है? Second rationale है doctrine of necessity. अब किसको पता है कि उसकी cause of death क्या है? एक तो जिस person की death हुई है और एक जिस person ने मारा है. Now the person who is dead, he cannot come to court and give evidence. Secondly, the accused. Why will accused confess? If the accused confesses, that is a different thing, and that happens very rarely. If the accused is not confessing, then what? Then how will you punish him? Then if the person who is dead has made a statement before his death about the cause of his death or of any of the circumstance of the transaction which resulted in his death, becomes a relevant piece of information and it becomes a relevant fact as dying declaration. क्योंकि हमारे पास और कोई चारा ही नहीं है. Hence it is called doctrine of necessity. आई होप आपको डाइंग डिक्लेरेशन का मतलब समझ में आ गया होगा और आपको उसके पीछे का रैशनल भी समझ में आ गया होगा. नाउ लेट्स रीड सेक्शन 32 वंस. सेक्शन 32 सब क्लॉज 1 पर्टिकुलरली. अब इतना तो आपको पता है कि डाइंग डिक्लेरेशन तभी होता है व्हेन द पर्सन इज डेड. इफ द पर्सन इज नॉट डेड एंड ही मेड द स्टेटमेंट, then it can be relevant under any other section, but it will not be relevant under section 32. It can be directly relevant under section 5. He can come as an eyewitness. It can be relevant as same transaction under section 6. It can be relevant under section 8 as conduct. It can be relevant under any other section also, but it will not be relevant as dying declaration. Dying declaration का pre-requirement है that the person who made the statement is dead. Hence, जो सेक्शन में आगे लिखा है a person who cannot be found or who has become incapable of giving evidence, वो dying declaration के लिए वैल्यू नहीं रखता. That is not relevant for dying declaration. So we will not read that part. We will read that part only which is relevant. Statements written or verbal of relevant facts made by a person who is dead. Now let's read subclause 1. When it relates to cause of death. When the statement is made by a person as to the cause of his death or as to any of the circumstances of the transaction which resulted in his death. I hope आपको इतना समझ में आ गया होगा. In cases in which the cause of that person's death comes into question. अगर cause of death fact an issue नहीं है, then dying declaration will not be a relevant fact. Such statements are relevant whether the person who made them was or was not at the time when they were made under expectation of death. He may be apprehending death, he may not be apprehending death at the time of making that statement. And whatever may be the nature of proceeding in which the cause of his death comes into question. It can be civil proceeding, it can be criminal, quasi-civil, quasi-criminal, but the fact in issue should be cause of death of that person. आई होप आपको बेसिक कॉन्सेप्ट डाइंग डिक्लेरेशन का समझ में आ गया होगा. थैंक यू सो मच.